तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है हिंदी राजभाषा, है ना, और इसका विकास, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो हम जो है दोस्तों, जो भी हिंदी भाषा से संबंधित आपके जो भी प्रश्न बन सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास है, उन सभी को हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको भी कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम जो है दोस्तों यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, है ना। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। दूसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम वर्ण क्या है, वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वाक्य के अंग पढ़ने वाले हैं, वाक्य के कौन कौन से भेद हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर दोस्तों हम जो है भारतीय आर्य भाषा, जो आपकी है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है राजभाषा के रूप में हिंदी कब जो है इसकी घोषणा हुई, लिपि क्या है, राजभाषा नीति कब लागू हुई और किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन है, ये पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम दोस्तों राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, जो आपका आर्टिकल 120 है, आर्टिकल 210 है, और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, इन सभी से संबंधित। फिर जो भी अनुच्छेद है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 343 से लेकर जो है 351 तक आपके जो भी अनुच्छेद है, उनके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। फिर राज्य की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, बोली, देवनागरी लिपि। और दोस्तों इसके बाद हम जो है जो हिंदी सम्मेलन है ना, अपभ्रंश, जो भी आपकी हिंदी से संबंधित अपभ्रंश है, जैसे आपकी शोर सैनी आ गए और मगधी आ गया दोस्तों, आपका अर्ध मगधी आ गया और ब्राचड़ आ गया, इसके बाद महाराष्ट्रीय आ गया और पैशाची, है ना। फिर उसके बाद अंत में हम देखने वाले हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये सारी चीज़ें जो हिंदी से संबंधित है दोस्तों, आज जो हम एक ही वीडियो में इसमें जो है कवर करने वाले हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, आपका किसी भी फील्ड में, यूके ट्रिपल एसएससी, यूके पीएससी या अन्य जो भी राज्यों के संबंधित जो भी एक दिवसीय एग्जाम है, उन सभी में जो है यह इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है कहाँ कहाँ से होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी भाषा आती है, तो भाषा जो है दोस्तों संस्कृत की भाष धातु से बना है, ठीक है। भाषा नहीं, भाष क्या होगा, भाष धातु। तो ये आपको याद रखना है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका अर्थ होता है बोलना और कहना, ठीक है। फिर आता है शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो भाषा की यह परिभाषा है, तो इसे आप देख लेना, ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आता है दोस्तों अगला है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, है ना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। तो ये भाषा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो इनको आप देख लेना, क्योंकि यह भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के कौन कौन से रूप है, सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं, ठीक है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, कौन कौन से हैं। पहला आती है आपकी मौखिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा जिसे हम जो है बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना, ये आपकी मौखिक भाषा होती है। और मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो ध्वनि होती है। ये आपको नोट करना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है, ठीक है। अब दूसरे भाषा आती है दोस्तों, दूसरे क्रम की भाषा जो आपकी आती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा आप सभी को पता है, जिस भाषा का हम उपयोग लिखने में करते हैं, तो यही हमारी भाषा क्या होती है, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहती है, वर्ण। और तीसरी आती है आपकी सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में दोस्तों साइन लैंग्वेज हम कहते हैं। जैसे आपने गूंगे सुने होंगे, गूंगे जब बात करते हैं तो इशारों में जो यह बात करते हैं, तो हमारी किस प्रकार की भाषा आती है, वो हमारी सांकेतिक भाषा आती है, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा में दोस्तों आपका जो है, इसमें जो है एक मौखिक भाषा भी आती है, ठीक है, और दूसरी आपकी लिखित भाषा। तो दोनों भाषा जो है इसमें आती है। तो ये है भाषा के 3 रूप। तो कौन कौन से है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीनों रूप जो है भाषा के है। आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि भाषा के निम्न में से कितने रूप हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले की ओर। अब आता है दोस्तों आपका, आगे आता है आपका, अब आता है आपका वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण।
तो देखिए ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जो हम ध्वनि बोलते हैं मुंह से जो हम ध्वनि बोलते हैं उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? जो वर्ण है, जिन वर्णों को आप लिखते हैं उनके लिए जो है जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अर्थात ध्वनि के लिए लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ध्वनि के लिए जो भी लिपि चिन्ह, जिन लिपि चिन्हों का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ये वर्ण से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों वर्ण का जो क्रम है, ठीक है, ये आपको क्रम है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि के बाद आपका आता है वर्ण या अक्षर। ठीक है, वर्ण और अक्षर के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है पद, पद के बाद आता है वाक्य, वाक्य के बाद आता है अन्विति। ठीक है, तो अब भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? वाक्य है ना, वो अन्विति भी है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में क्या पूछा जाता है? वाक्य। यदि आपके पास वह अन्विति दी हो तो आपको अन्विति सिलेक्ट करना है। ठीक है, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इनका क्रम है ना, ये छोटे से बड़े, मतलब ये आपका कैसा है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये जो क्रम है यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम है। कहीं पर आपको जो है पहले वाक्य दिखेगा, वाक्य के बाद पद, पद के बाद शब्द, शब्द के बाद वर्ण अक्षर, उसके बाद ध्वनि। ठीक है, इस प्रकार से भी दिखेगा, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर उसके बाद वर्ण या अक्षर जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अन्विति। तो शब्द क्या होता है दोस्तों? शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, जैसे कमल, कमल अपने आप में एक सार्थक शब्द है ना। नयन, चयन, और कमल है, नयन है, चयन है, जितने भी ये शब्द है आपके, जैसे रमेश, राकेश, सुरेश, आपका जैसे ध्वनि, भाषा, है ना, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं आपके? ये शब्द है जिनका अपने आप में एक अर्थ है, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और दूसरा आता है पद। तो पद किसे कहते हैं? तो पद कहते हैं दोस्तों जो भी आपके, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है ना, जो शब्दों से मिलकर बना है पद। पद क्या कहलाता है आपका? जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। वाक्य दोस्तों जो है, मोहन कल विद्यालय जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अन्विति जो होता है आपका, जिनमें जो है लिंग, वचन, कारण के अनुसार परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक जो भी है आपके, है ना, पुरुष, है ना, और वचन, पुरुष और काल। ठीक है, पुरुष और काल, इन लिंग, वचन, पुरुष, काल, इन सभी के कारण जो है जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जिन वाक्यों में परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्विति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है वाक्य के अंग या वाक्य के भेद। तो वाक्यों के दोस्तों दो ही अंग होते हैं। एक कितने अंग होते हैं? दो, आपको याद रखना है। डायरेक्ट जो है छोटी छोटी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है, जो उस समय तब हम जो है कि अपना सिर खुजलाने लगते हैं। तो देखिए वाक्यों के जो है दो भेद होते हैं। पहला होता है, दो अंग होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य, दूसरा आपका विधेय। ठीक है, तो पहला आपका उद्देश्य और विधेय, ये वाक्यों के दो अंग है। ठीक है, तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में इसके बारे, इसके मतलब जिसके होगा। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उससे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ से आपको ये पूछा गया, डायरेक्ट आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, लेकिन आपसे क्या दिया जाएगा आपके पास? एग्जाम्पल। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ पर जो उद्देश्य क्या होगा आपका? राहुल। ठीक है, तो बात किसके बारे में कही जा रही है? राहुल के बारे में कहा जा रहा है, तो राहुल आपका क्या होगा यहाँ पर? उद्देश्य होगा। ठीक है, अगला है परीक्षा हॉल में बैठा है। अभय परीक्षा हॉल में बैठा है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा आपका? अभय। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? अभय। तो जिसके बारे में बात होती है वही आपका क्या होता है? उद्देश्य। तो इस वाक्य में आपका जो है उद्देश्य क्या है? पहले में तो एग्जाम्पल में आपका राहुल है, दूसरे उदाहरण में आपका क्या है? अभय है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, अब विधेय क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में जो भी चीज़ें आपसे कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर आप देख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ है आपका, चंडीगढ़, तो आपका क्या है? चंडीगढ़ आपका क्या है? उद्देश्य। ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ आपका क्या है? उद्देश्य है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पर आती है आपकी, एक व्यवस्थित शहर है, ये आपका क्या कहलाता है? विधेय। ठीक है,
तो यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन में जो आपकी परिभाषा है उसमें कहा गया है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो देखिए राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है राम क्या है, उद्देश्य। किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को। तो रावण को मारा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, विधेय। ठीक है, तो उद्देश्यों को छोड़कर जो भी आपका यहाँ पर दिखता है, जैसे होशियार विद्यार्थी है, परीक्षा हॉल में बैठा है, ये क्या है आपका, विधेय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको उद्देश्य और विधेय यहाँ पर जो है अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, आगे जो है हिंदी भाषा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से जब ये एग्जाम में प्रश्न आता है तो सभी का जो है यहाँ पर सर चकराने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आपको याद रखना है हिंदी जो है बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपसे शब्दावली पूछी जाती है कि निम्न में से हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का जन्म जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है, संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। ठीक है, और हिंदी भाषा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, ईरान के निवासियों ने। ठीक है, और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ईरान के निवासियों ने। ईरानियों ने जो है सिंधु शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, ईरानियों ने। आपको याद रखना है ईरानियों ने। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या याद रखना है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म दोस्तों जो है संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, और इसका जो सबसे पहला जो प्रयोग किया है दोस्तों ईरान के निवासियों, ईरानियों ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। तो ये चीज़ें आपसे जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो बिल्कुल आपको जो है नोट्स बना के या आपको पहले से पता है तो आप जो है स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है दोस्तों हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौर सैनी। ठीक है, ये शेर सैनी नहीं होगा, शौर सैनी होगा, शौर सैनी, है ना। तो हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे होती है, शौर सैनी अपभ्रंश से होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। प्रत्येक लाइन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को, और हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा पूछा जाए तो आपको याद रखना है संस्कृत है। ठीक है, जिसे आर्य भाषा आदि जननी या देव भाषा देववाणी कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे आर्य भाषा आदि जननी या देव भाषा के नाम से जाना जाता है, तो संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, और इसी भाषा को दोस्तों आर्य भाषा, है ना, जिसे आदि जननी, और देव भाषा देववाणी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ठीक है, जो आपने अपभ्रंश पढ़ा है ना, हिंदी की जननी जिसे कहते हैं अपभ्रंश में, उसमें पहले आपके 8 स्वर थे। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से स्वर थे आपके, ओ, आ, ई, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ठीक है, ये 8 स्वर थे सबसे पहले हिंदी अपभ्रंश में, है ना। अपभ्रंश में सबसे पहले 8 स्वर थे, और इन्हीं 8 स्वरों को दोस्तों जो है मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। किंतु आदिकाल में हिंदी में 2 नए स्वर जैसे आई और औ भी विकसित हुए जो संयुक्त स्वर है। आप हिंदी में देखोगे दोस्तों तो स्वरों की संख्या जो है 10 मानी जाती है। ठीक है, इनमें जो है आदिकाल में जो है हिंदी आप देखोगे वर्तमान में तो वैसे तो स्वर 11 माने जाते हैं, लेकिन मुख्य स्वर है जैसे जिनमें जो है ए और ओ आओ जो है इनमें जोड़े गए हैं। ठीक है, अपभ्रंश में केवल मूल 8 स्वर थे, आपको याद रखना है ये वो स्वर है। आदिकाल में हिंदी में 2 नए जो है स्वर जोड़े गए हैं, ए, आई और औ। ठीक है, और ये दोनों स्वर कैसे हैं आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हिंदी से संबंधित। अब आता है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो है आपसे अपभ्रंश में पूछा जाता है, तो देखिए अपभ्रंश में जो ड और ड आपने पढ़ा होगा द्विगुण व्यंजन, है ना, ये अपभ्रंश में नहीं थे। ठीक है, ये अपभ्रंश में ये दोनों नहीं थे, ये दोनों शब्द आपको अपभ्रंश में नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न जो है एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तैयारी हमेशा
हमें अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। कोई भी प्रश्न ऐसा हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। तो भारतीय आर्य भाषा, तो भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो है दोस्तों 3 भाषाएं हैं। एक तो आती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसके अगर हम बात करें तो ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपसे 5000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इसका काल है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है जो आप मध्यकालीन आर्य भाषा है, तो इसका जो है दोस्तों 5000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका 1000 ईस्वी तक, ईस्वी, ठीक है, 1000 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल है, ये आपको याद रखना है। अगला आता है जो आधुनिक आर्य भाषा है दोस्तों, इसका जो है 1000 ईस्वी से, है ना, जो अभी तक है, ये आपका किस में आता है, आधुनिक आर्य भाषा का काल, है ना। तो ये भारतीय आर्य भाषा के काल है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है राजभाषा के रूप में हिंदी, है ना, राजभाषा के रूप में हिंदी। तो राजभाषा के रूप में दोस्तों हिंदी, सबसे पहले आपको जो है, अब हम जो है एक एक करके जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो घोषित, सबसे पहले घोषित कब हुई राजभाषा हिंदी को, कब घोषित किया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में घोषित की गई, ठीक है। देवनागरी आप सभी को पता है कौन सी है, आपकी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरे दोस्तों राजभाषा नीति लागू, तो राजभाषा नीति लागू कब हुई दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है, राजभाषा नीति लागू कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों राजभाषा नीति भी लागू हुई, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक, ठीक है, 343 से 351 तक में जो है इसका वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है, 351 तक, ठीक है, 343 से 351 तक जो है आपका अनुच्छेद है जो राजभाषा से संबंधित है। और 14 सितंबर 1949 को दोस्तों जो है हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। और मान्यता कब मिली, राजभाषा को मान्यता मिली, आपको याद रखना है, तो ये मिली 26 जनवरी 1950 को, है ना, हिंदी भाषा को राज्य मान्यता। तो हिंदी भाषा को राज्य मान्यता आपको याद रखना है, राज्य मान्यता, तो 26 जनवरी 1950 को जो है हिंदी भाषा को राज्य मान्यता मिली, है ना, इसे जो है घोषित किया गया राज्य भाषा, ठीक है। और इसी क्रम में जो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा जो हमारी घोषित की गई थी और राज्य मान्यता 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 14 ही सितंबर को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में, ठीक है, 14 सितंबर को है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आता है राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, ठीक है। तो पहला आता है भाग 5 में, है ना, तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो इसमें है, अब आता है दोस्तों राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, ठीक है, भाग 5 अनुच्छेद 120, ठीक है। तो भाग 5 अनुच्छेद 120 में जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किसमें है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ठीक है। तो ये आपका किस में है, ये आपका जो है अनुच्छेद 120 में है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका है अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 में क्या है दोस्तों, भाग 6 अनुच्छेद 210, इसमें तो है विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो इसमें क्या है, विधानमंडलों में, आपको याद रखना है,
प्रयुक्त होने वाली भाषा, होने वाली। राइटिंग थोड़ा दोस्तों आप सभी जो है मैनेज कर लेना है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड आप देख सकते हैं, ये इसका पेन है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, टैबलेट है। तो इसमें जो है इस मतलब उतना जो है क्लियरिटी नहीं आती, ठीक है। तो विधान मंडलों में जो है प्रयुक्त होने वाली भाषा है आपके किस में है, अनुच्छेद 210 में, ठीक है। अब आता है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 आपको याद रखना है, ठीक है। 7 जून 1955 को जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता तो दोस्तों अध्यक्ष है ना, बीजी खेर, आपको याद रखना है, बीजी खेर, ये क्या थे, अध्यक्षता, इन्होंने जो है इनकी अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 344 अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955 को, ठीक है। तो एक बार में जो है इसे सही से लिख देता हूँ, किसी बच्चों के पाले में नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 7 जून 1955, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है दोस्तों राजभाषा से संबंधित प्रथम अनुच्छेद। तो सभी को पता है ये अनुच्छेद है 343 से 351 तक। कहाँ से आपका 343 से 351 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 345, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो 344 दोस्तों हमने पढ़ा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, अनुच्छेद 344। 341 में आपका क्या कहा गया है, 343 अनुच्छेद 343 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हिंदी राजभाषा क्या होगी, राजभाषा हिंदी। 343 में क्या कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी, ठीक है। लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये आपका किस में लिखा गया है, ये आपका लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 343 में, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया है कि जो भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी। राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा हिंदी है, और लिपि इसकी क्या होगी, देवनागरी। 343 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 344 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 344 हमने पढ़ा था, जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में, वो अनुच्छेद 344 में उसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 345 जो है दोस्तों प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान, ठीक है। तो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान ये आपका किस में मिलेगा, अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 346 में दोस्तों पत्राधिकी राजभाषा अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में जो भी संवाद होता है, पत्र या कुछ भी प्रकार के जो भी संवाद होता है, उन सभी के लिए जो राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 346 आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 347 में दोस्तों क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ये आपका किसमें है, अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 348 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधेयकों और अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधेयकों, अधिनियमों और अध्यादेशों में इन भाषाओं का उल्लेख आपको अनुच्छेद 348 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 349 किससे संबंधित है, भाषा संबंधित वीडियो को अधिनियमित करने का प्रावधान। तो अनुच्छेद 349 दोस्तों भाषा संबंधी विधियों, ठीक है, विधियों होगा, विधियों, ठीक है, वीडियो नहीं होगा, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किसमें आपका 349। और अनुच्छेद 350 से दोस्तों आपका शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान। तो अनुच्छेद 350 में क्या है, शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किसमें आपका अनुच्छेद 350 में, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका अगला अनुच्छेद आता है आपका, वो आता है अनुच्छेद 350 ए, ठीक है। अनुच्छेद 350 में आपको ए और बी दोनों देखने को मिलेगा। इसमें आपका एक है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान, इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान ये आपका आर्टिकल 350 ए में है, ठीक है। अनुच्छेद 350 बी में क्या है दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए विशेष
प्राधिकारी का उल्लेख। तो भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है किसमें आपका अनुच्छेद 350 बी में। ठीक है, अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। तो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 351 में। बाकी सभी को पता है दोस्तों, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है हमारी भाषा का उल्लेख है ना। अनुच्छेद जो भाग है, भाग किसमें है, भाग आपसे पूछा गया तो भाग 17 के 343 से 351 तक जो है राजभाषा का उल्लेख है, हिंदी भाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो सभी को पता है दोस्तों कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इन सभी को जो है संविधान में मान्यता मिली है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी आपकी आती हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। ये आपकी जो है 22 भाषाएं हैं। इन्हीं का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा क्या होती है, जो राज्य में बोली जाने वाली भाषा है तो हमारी क्या कहलाती है, राजभाषा, है ना। तो राजभाषा मतलब राज्य की भाषा। तो राजभाषा का मतलब क्या होता है, राज्य की भाषा हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, और राष्ट्रभाषा क्या है दोस्तों, जो राष्ट्र में बोली जाती है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा दोस्तों अभी जो है राष्ट्रभाषा, कोई किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राष्ट्रभाषा दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी भाषा है उन्हें जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी, तो राष्ट्र में जो दोस्तों जो भी भाषाएं बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है। लेकिन राजकाज में जो काम आती है दोस्तों आपका हिंदी आती है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसे अभी तक जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले और अब आता है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा क्या होती है दोस्तों, तो संपर्क भाषा होती है दोस्तों कि जोड़ने वाली भाषा। ठीक है, जो आपकी जनभाषा है, एक दूसरे से जो भी आप भाषाएं बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संपर्क भाषा। तो देखिए प्राचीन काल में जो है प्राचीन संपर्क भाषा आपकी कौन सी है, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। तो हिंदी आपकी क्या है, संपर्क भाषा। जिसे संस्कृत आती है वो संस्कृत में बात करता है, तो संस्कृत आपकी क्या है, संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा दोस्तों आपकी जोड़ने वाली भाषा, इसे क्या कहते हैं, जोड़ने वाली भाषा। ठीक है, जोड़ने वाली भाषा आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए प्राचीन काल में जो प्राचीन जो संपर्क भाषा है वो आपकी कौन थी, संस्कृत, ये आपको याद रखना है। और जो अब जो है आधुनिक में जो है दोस्तों, आधुनिक जो संपर्क भाषा है आपकी वो कौन सी है, हिंदी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है संपर्क भाषा से संबंधित। तो जो जोड़ने वाली भाषा है उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। प्राचीन काल में जो है संस्कृत जो है आपकी संपर्क भाषा थी और आधुनिक में हिंदी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे जो है इरेज कर रहा हूँ, आपने जो है उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ें नोट कर ली होगी। और मातृभाषा दोस्तों आप सभी को पता है, जो बालक जो है, जो भी व्यक्ति, जो शिशु बालक जो भी अपनी माता से सीखता है, ना कि माता की भाषा, माता मतलब माँ की भाषा या माँ की भाषा। माँ की भाषा कुछ भी हो सकती है, गढ़वाली, बंगाली, उर्दू, मलयालम, कुछ भी, है ना। तो माता की भाषा हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा। ठीक है, मानक भाषा क्या होती है दोस्तों, मानक भाषा। तो मानक भाषा दोस्तों जैसे जो एक शिक्षित वर्ग की शिक्षा, ठीक है, और पत्राचार और व्यवहार की भाषा। मानक भाषा क्या होती है, एक, है ना, किसी भाषा की उस भाषा को परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। मतलब जैसी आपकी जो मानक भाषा है दोस्तों, हम कैसे कह सकते हैं, जैसे शिक्षित वर्ग की भाषा, इससे आप समझ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना। तो शिक्षित वर्ग की भाषा आपकी कैसी भाषा है, शिक्षित वर्ग की भाषा। और आपका पत्राचार की भाषा, और आपका दूसरा है दोस्तों वो है आपका पत्राचार की भाषा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो है जैसे व्यवहार की भाषा, व्यवहार की भाषा, ये तीनों आपकी क्या है, मानक भाषाएं हैं। तीनों आपको अच्छे से याद करनी है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, निम्न में से शिक्षित वर्ग की भाषा कौन सी है, निम्न में से कौन सी पत्राचार की भाषा है, निम्न में से कौन सी व्यवहार की भाषा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला आता है आपका बोली। तो बोली सभी को पता है दोस्तों, विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में। ठीक है, तो बोली क्या होती है, तो बोली दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय रूप को, ठीक है,
भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है देवनागरी लिपि। दोस्तों आप सभी को पता है देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और ये दोस्तों जो है हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं आपको याद रखना है लिखी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे आपके? डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। इन्होंने जो है 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ठीक है, और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, आपको याद रखना है, दोनों दिवस आपको याद रखना है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो विश्व हिंदी दिवस है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो है 2006 में, ठीक है, 10 जनवरी 2006 में घोषणा की गई कि 10 जनवरी को हम जो है विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो भारतीय दूतावास में सबसे प्रथम जो है नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले कहाँ मनाया गया विश्व हिंदी दिवस? नॉर्वे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्वे में जो है सबसे पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आता है दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी, ठीक है, शौर होगा, शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बिल्कुल आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है दोस्तों 5 उपभाषाएं आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है कितनी उपभाषाएं आती है? 5 उपभाषाएं आती है और 17 बोलियां जो है बोली जाती है। ठीक है, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है दोस्तों 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में संपन्न हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रचार समिति और वर्धा के सहयोग से, किसके सहयोग से? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति और वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम यदि आपसे पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा आपका? संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपका हिंदी। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जो है एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो पाली है दोस्तों, पाली है ना, संस्कृत क्या है? इसे जो है देववाणी, आपको याद रखना है, इसे देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, और जो पाली है दोस्तों, आपका जो पाली भाषा है ये आपको याद रखनी है, ये किसकी भाषा है? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की जो भाषा है दोस्तों वो पाली भाषा है। ठीक है, और जो भगवान बुद्ध है दोस्तों, भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे? आपके पाली भाषा में। जो प्राकृतिक भाषा रही दोस्तों वो किसकी रही? जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म की भाषा आपकी क्या रही? प्राकृत। तो प्राकृत दोस्तों महावीर स्वामी, तो ठीक है, महावीर स्वामी के जितने भी जो है उपदेश है वो किस में है? प्राकृत भाषा में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अपभ्रंश दोस्तों जो है यह क्या है? इसे हम बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप जो है किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को। बाकी हिंदी की उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से हुई है, इसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। तो ये विकास क्रम आपको याद रखना है। संस्कृत जिसे देववाणी भी कहते हैं, पाली जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की भाषा है। तो भगवान बुद्ध ने जो है सारे उपदेश किसमें दिए थे? आपके पाली भाषा में दिए थे। प्राकृत जो दोस्तों जैन धर्म की भाषा है ना। तो जैन धर्म में जो भी महावीर स्वामी आपका जैन धर्म से संबंधित, इन्होंने जो है अपने सारे उपदेश किसमें दिए थे? प्राकृत में। अपभ्रंश जो है दोस्तों इसे जो है बिगड़ा हुआ रूप भी कहा जाता है, और हिंदी जो है दोस्तों इसे जो है आधुनिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपभ्रंश है और आधुनिक भारतीय भाषा है। तो सबसे पहले आता है आपका, अब आता है इसके बाद शौर सैनी। ठीक है, तो शौर सैनी दोस्तों आपको पता है इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है। तो अब जो है विस्तार से यहाँ पर जो हम चर्चा करते हैं शौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, ये आपका शौर सैनी अपभ्रंश है। तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत जो है कितनी भाषाएं आती है? 3, है ना। तो 3 भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी आती है? तो एक तो आता है आपका पश्चिमी हिंदी, आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आता है दोस्तों आपका
दूसरा जो आता है राजस्थानी, तीसरा आता है दोस्तों आपका गुजराती। कितनी आती है? 4 प्रकार की भाषाएं आती हैं। और फिर आता है पहाड़ी। ठीक है, ये 4 प्रकार की भाषाएं जो है शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी दोस्तों आप सभी को पता है, इसके अंतर्गत जो है 5 बोलियां आती है। ठीक है, तो 5 बोलियां जो है पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, विस्तार से हम चर्चा करते हैं। पहला आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली पहला कौन सा आता है आपका? खड़ी बोली जो है इसी के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है दोस्तों इसके अंतर्गत ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा जो है किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। तीसरी जो आती है दोस्तों इसके अंतर्गत कन्नौजी, आपको याद रखना है। और चौथी जो आती है दोस्तों आपके वो आता है बुंदेली। और पांचवा जो आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वो आता है बांगरू। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की बोलियां जो है इसमें बोली जाती है। कौन कौन सी? खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों बांगरू है ये कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा, है ना, हरियाणा में जो है इसे बोला जाता है। बुंदेली दोस्तों बुंदेलखंड में बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है, ग्वालियर में बोली जाती है। और कन्नौजी दोस्तों कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है आपका, जैसे हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, है ना। और ब्रजभाषा दोस्तों जैसे आगरा, मथुरा, धौलपुर इसमें बोली जाती है। खड़ी बोली दोस्तों जैसे आपका दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश के जो नगर है, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पर देहरादून में भी जो है खड़ी बोली बोली जाती है। देहरादून, ठीक है, देहरादून के कुछ क्षेत्र में भी खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये थी आपकी पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत जो है 5 बोलियां बोली जाती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, दूसरी आती है दोस्तों आपके राजस्थानी। दूसरा आपका कौन सा आता है? राजस्थानी। सेकंड जो आती है आपकी शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत वो आती है आपकी राजस्थानी। तो याद रखना आपको राजस्थानी के अंतर्गत जो है 4 बोलियां बोली जाती है। कितनी? 4 बोलियां। कौन कौन सी बोलियां हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, चारों को चारों आपको याद रखना है, बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड है। पहला तो बोली जाती है इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा बोली जाती है दोस्तों मेवाती। सेकंड कौन सी आपकी? मेवाती, मेवाती। तो मारवाड़ी जो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थानी, ये जो इसे जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरी आती है मेवाती। मेवाती जो है दोस्तों उत्तरी राजस्थानी, आपको याद रखना है उत्तरी राजस्थान में क्या बोला जाता है? मेवाती। और तीसरी जो आती है दोस्तों आपका वो आता है ढूंढानी या जयपुरी, ढूंढानी या जयपुरी। तो ढूंढानी और जयपुरी जो दोस्तों तीसरी जो आती है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है दोस्तों पूर्वी राजस्थानी, आपको याद रखना है पूर्वी राजस्थान में जो आपका कौन सा बोला जाता है? ढूंढानी या जयपुरी। ठीक है, चौथी जो आती है दोस्तों आपकी जो राजस्थानी भाषा की बोली है वो आती है मालवी। तो मालवी किस में बोली जाती है? तो मालवी दोस्तों जो है आपका जैसे दक्षिणी राजस्थानी, आपको याद रखना है दक्षिणी राजस्थान में। तो ये है राजस्थानी जो शौर सैनी अपभ्रंश में दूसरा रूप है। तो कहाँ पर इसके राजस्थानी के अंतर्गत आपका 4 बोलियां बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी और मालवी। ठीक है, तो मारवाड़ी जो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती आपका उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, ढूंढानी जो दोस्तों ढूंढानी या जयपुरी भी जिसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान की भाषा है, और मालवी जो है आपकी दक्षिणी राजस्थान की भाषा है। इसके अलावा अगला जो आता है दोस्तों आपका शौर सैनी अपभ्रंश का वो आता है आपका कौन सा आता है? तीसरा जो आता है आपका वो आता है गुजराती। ठीक है, राजस्थानी हो गया दोस्तों। तीसरा आता है आपका पहाड़ी हिंदी, है ना, पहाड़ी आती है। तो पहाड़ी तीसरा क्या आता है आपका? पहाड़ी हिंदी। शौर सैनी के अपभ्रंश के अंतर्गत जो तीसरा रूप आता है वो आता है आपका पहाड़ी, है ना, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में दोस्तों आप सभी को पता है 2 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 2। एक तो आपका गढ़वाल, गढ़वाली, और दूसरा आपका जो है कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं में जो बोली जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पहाड़ी हिंदी आपका किस अपभ्रंश में? आपका शौर सैनी अपभ्रंश में है। ठीक है, इसके अलावा जो आता है दोस्तों आपका गुजराती। तो गुजरात के क्षेत्र में जो बोली जाती है ना, चौथी जो कौन सी आती है आपकी? गुजराती। तो गुजरात में जो भी बोली जाती है गुजराती तो आपका शौर सैनी अपभ्रंश में आती है। तो अगला आता है दोस्तों आपका अगला जो अपभ्रंश है आपका वो कौन सा है?
बढ़ते हैं। अगला मागधी अपभ्रंश, ठीक है। अगला आपका कौन सा अपभ्रंश है दोस्तों? मगधी अपभ्रंश। तो आपको याद रखना है मागधी के अंतर्गत जो है दोस्तों बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इसके अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती, 4 भाषाएं आती है। एक बात ये सबसे पहले आता है आपका, इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है दोस्तों आपका बिहारी, दूसरे में आता है आपका बांग्ला, तीसरा आता है दोस्तों आपका उड़िया, और चौथा आता है आपका असमिया, ठीक है। ये 4 बोलियां जो है बोली जाती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो देखिए दोस्तों मागधी अपभ्रंश आपका है बिहारी, है ना। तो बिहारी में है, बिहारी हिंदी में जो है बिहारी हिंदी, ठीक है। इसमें जो है 3 बोलियां बोलते हैं, 3 बोलियां आपको याद रखना है। 3 बोलियां जो है इसके अंतर्गत बोली जाती है। कौन कौन सी बोली है? सबसे पहले मगही, मगही दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मगही, है ना। दूसरा इसके अंतर्गत बोली जाती है, वो बोली जाती है मैथिली, और तीसरा जो बोली जाती है दोस्तों आपका भोजपुरी, ठीक है। राइटिंग आप थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें जो है दिक्कत हो रही है लिखने में, टैबलेट है इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये है बिहारी, मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो बिहारी है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। अब बांग्ला आता है दोस्तों आपका, बांग्ला जो है ना, मागधी अपभ्रंश। तो ये आपने देख लिया बिहारी। बाकी दोस्तों बांग्ला, बांग्ला में उड़िया उड़ीसा क्षेत्र में, असमिया असम क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है किससे संबंधित आपका मागधी अपभ्रंश। इसके बाद आता है अर्ध मागधी। तो अर्ध मागधी में दोस्तों आप सभी को पता है कौन सी बोली बोली जाती है? पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी किसमें बोली जाती है? आपकी अर्ध मागधी, है ना। पूर्वी हिंदी भाषाएं बोली जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 बोलियां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती है। तो कौन कौन सी वो 3 बोलियां हैं? तो पहला आता है अर्ध मागधी के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो भाषा है अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती है, वो 3 है दोस्तों। पहला आता है अवधी, पहला क्या आता है? अवधी। और सेकंड नंबर पे जो आता है आपका वो आता है बघेली, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो अवधी, मगही, तो अवधी दोस्तों जो है बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी किसका अपभ्रंश है? अर्ध मागधी का अपभ्रंश है। तो अब आता है अगला ब्राचड़। तो ब्राचड़ से जो है किस भाषा का विकास हुआ है? सिंधी। सिंधी भाषा किसके अंतर्गत बोली जाती है? ब्राचड़ के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला आता है महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री सभी को पता है, महाराष्ट्र है ना। जो आपकी मराठी है वो किस में आती है? आपकी मराठी जो भाषा है वो आता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके बाद आता है दोस्तों अगला पैशाची। तो पैशाची में दोस्तों कौन सी जो लैंग्वेज आती है आपकी? वो आती है आपकी लहंदा और पंजाबी। कौन सी आती है? लहंदा, आपको याद रखना है, लहंदा और पंजाबी, ठीक है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? लहंदा और पंजाबी की पैशाची से हुई है, पैशाची अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखिए आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है खड़ी बोली, खड़ी बोली, है ना। यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। आपको याद रखना है धीरेन्द्र वर्मा ने जो है दोस्तों खड़ी बोली का नाम दिया। कौरवी, कौरवी नाम किसने दिया भाषा का? कौरवी जो नाम दिया है दोस्तों वो दिया आपका राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने जो है कौरवी नाम दिया है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा का नाम किसने दिया है? राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी जो शब्द दिया दोस्तों वो दिया आपका ग्रियर्सन, है ना। ग्रियर्सन ने यह नाम दिया। चौथा आपका इसके अंतर्गत आता है ब्रज बोली। ब्रज बोली है दोस्तों, यह जो है यह नाम किसने दिया? रेमंड, ठीक है। इसके बाद आता है भोजपुरी। तो भोजपुरी नाम किसने दिया? भोजपुरी, भोजपुरी जो नाम दिया दोस्तों यह दिया आपका किसने?
ब्रजभूलि जो नाम दिया आपका वो दिया ईश्वर चंद्र गुप्त। ब्रजभूलि नाम किसने दिया? ईश्वर चंद्र गुप्त। और भोजपुरी जो नाम दिया दोस्तों वो दिया आपका रेमंड ने। आपको याद रखना है रेमंड, ठीक है। जो भाषा है इनका नाम दिया, ठीक है। अब आता है मैथिली। मैथिली जो भाषा है ये नाम किसने दिया? मैथिली नाम किसने दिया? आपको याद रखना है, ये दिया कोलब्रुक। और इसके अलावा डिंगल जो नाम दिया वो किसने दिया? बांकी लाल, ठीक है। ये भी भाषा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रमुख भाषाएं हैं। जैसे खड़ी बोली यह नाम दिया धीरेन्द्र और ने। कौरवी जो भाषा है इसका नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। राजस्थानी है यह नाम किसने दिया? ग्रेयर्सन ने। ब्रजभूलि जो है नाम दिया दोस्तों ईश्वर चंद्र गुप्त। और भोजपुरी जो नाम दिया रेमंड ने दिया। और मैथिली जो नाम दिया कोलब्रुक। और डिंगल जो नाम दिया दोस्तों बांकी लाल, ठीक है। तो ये इन्होंने नाम दिए। तो इसके बाद आता है अगला जो आता है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों आपको याद रखना है, आपकी जो बुक है राजपाल सिंह की उसमें यह सम्मेलन सारे दिए हैं। बाकी पहला जो हुआ था दोस्तों, फर्स्ट जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 से 14 जनवरी। कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? नागपुर, आपको याद रखना है ना। और यहाँ पर जो है जो थीम थी इसकी, क्या थी थीम? वासुदेव कुटुम्बकम। वासुदेव कुटुम्बकम, ये क्या थी इसकी थीम थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है नागपुर भारत में जो है इसका प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ। बाकी दोस्तों जितने भी इसके सम्मेलन हुए वो आपको याद रखना है। जो 11वां हुआ था, 11वां हिंदी सम्मेलन जो दोस्तों वो हुआ था 2018 में, ठीक है। 18 से 20 अगस्त 2018 में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में जो है हुआ था, पोर्ट लुइस, ठीक है। यहाँ पर जो यह सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर जो है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति जो है इसका थीम था, ठीक है। तो थीम क्या थी इसकी? वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, ठीक है। ये आपका 11वां हिंदी सम्मेलन था। बाकी आपका जो है दोस्तों 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 2020 में नहीं, 21 में हुआ था, ठीक है। 21 में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? फिजी प्रस्तावित था। बाकी आप देख लेना जो भी आपके हिंदी सम्मेलन है वर्तमान जो भी आपका हुआ है ना, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप जो है यहाँ पर कवर कर लेना। तो इतनी चीज़ें हैं दोस्तों आपके जो ये हिंदी से संबंधित प्रमुख जो है विश्व हिंदी सम्मेलन है। यहाँ पर जो है मोटा मोटा जितना भी हम कह सकते हैं, है ना, जो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित वो आपसे जो है यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके जैसे ये महाराष्ट्री है, ये जो है क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्र आप दोस्तों देख लेना कि क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी जो है सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर कवर कर ली है हिंदी से संबंधित जो भी इसकी भाषा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। जो भी इसके सम्मेलन है, संपर्क भाषा, जो भी भाषाएं हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने जो है यहाँ पर कवर कर ली है। तो यदि दोस्तों आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आई या मेरे कहने में जो है मुझसे कोई त्रुटि नज़र हुई हो या आपको यहाँ पर लगता है कि किसी स्लाइड का जो है कोई स्लाइड गलत है, तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। तो आप कमेंट में कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।